ओके बेटा, हम लोग कौन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, सम्स वाले पेजेस, सुधीर प्रकाशन, इलस्ट्रेशन 5। अब इस इलस्ट्रेशन 5 में इन लोगों ने बोला है कैश बैलेंस इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी एज ऑन 1/4/2012 वॉज रुपीज 80,000। ठीक है, मैं साथ साथ में सॉल्व करते जाता हूँ। कैश बैलेंस वॉज रुपीज 80,000। तो एक हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे वर्टिकल, ये हमारा वर्टिकल कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट। अब ओपनिंग कैश बैलेंस है 80,000। ठीक है, मैं साथ साथ में सॉल्व करते जाऊंगा। ओपनिंग कैश बैलेंस 80,000 है और उस वक्त व्हेन द प्राइस इंडेक्स वाज कंसीडर्ड एट 100। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, जैसे सेम टेबल हर एक क्वेश्चन में हम बनाते हैं। पर्टिकुलर्स हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, ये पर्टिकुलर्स हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, फिर कन्वर्जन फैक्टर, फिर करंट परचेजिंग पावर मतलब एडजस्टेड वैल्यू। अब यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोगों को दिया हुआ है 80,000 और उस वक्त का इंडेक्स नंबर था 100। ओपनिंग का इंडेक्स नंबर था 100। ठीक है, अब सारे के सारे इंडेक्स नंबर जब हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा क्लोजिंग का इंडेक्स नंबर आता है। जब हम कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन में न्यूमरेटर में हमेशा क्लोजिंग वाला इंडेक्स नंबर आता है। तो पहले क्लोजिंग वाला इंडेक्स नंबर यहाँ पे लास्ट लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एसेट एंड प्रॉफिट और लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ कैश ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन द इंडेक्स एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 150। तो ये जो इंडेक्स एट द एंड है 150, ये सबके न्यूमरेटर में 150 आएगा। यहाँ पे सबके न्यूमरेटर में 150 आएगा और डिनोमिनेटर में जैसे ओपनिंग है तो अपॉन में 100 आएगा, तो 150 अपॉन 100। ठीक है, ओपनिंग ऊपर हमेशा 150 आएगा जब भी हम कुछ भी कन्वर्ट करेंगे, ऊपर 150, नीचे अगर ओपनिंग है तो अपॉन में 100 आएगा, ड्यूरिंग द ईयर है तो अपॉन में 120 आएगा, न्यूमरेटर में सब में 150 आएगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन कैसे होगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस को कन्वर्ट कर दिया कि अगर साल के अंत में अगर हम इस ओपनिंग बैलेंस को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन ये 80,000 से 1,20,000 हो जाना चाहिए था। कैश जो है हमारा बढ़ जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, बट एक्चुअल कैश कभी बढ़ता नहीं है। एक्चुअल कैश 80 का 80 हमारे पास पड़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन हमारा कैश हो जाना चाहिए था 1,20,000, बट इतना बड़ा नहीं होगा। कैश तो जितना पड़ा है उतना ही पड़ा होगा, तो 40,000 का बेसिकली हमको यहाँ पे लॉस हुआ। एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन एसेट्स में हमको लॉस होता है। कैश अकाउंट जो है ये हमारा एसेट है। आगे फिर लिखा हुआ है सेल, यहाँ पे हम पहुंच गए, ऊपर वाली दो लाइन हो गई। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं क्या कर दूंगा, जो भी रिसिप्ट्स हैं उनको प्लस करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड रिसिप्ट्स, जो पैसा आया, और जो पेमेंट्स है उसको मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस पेमेंट्स, जो भी पैसे हमने पे किए वो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, आगे अब सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख रुपीज और इसका इंडेक्स नंबर दिया 120। सेल्स 2 लाख, इंडेक्स नंबर 120, तो ये मैं रिसिप्ट में लिखूंगा सेल्स, इसकी अमाउंट है 2 लाख, इसका इंडेक्स नंबर है 120, तो ऊपर 150 आएगा और नीचे 120 आएगा। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 120, ये आएगा 2,50,000। आगे कन्वर्जन हो गया। फिर दूसरा सेल दिया हुआ है 4,20,000, इंडेक्स नंबर 140, तो सेल से क्या होगा, पैसे आएंगे 4,20,000 सेल 4,20,000 दिया हुआ है और इसका इंडेक्स नंबर 140 दिया, अच्छा 4,20,000 सेल, उसका इंडेक्स नंबर दिया है 140, 4,20,000 और 140। अब 140 कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर सब में 150 आएगा, नीचे मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ फाइंड अपॉन गिवन, हमेशा कहते हैं मल्टीप्लाई करना है फाइंड अपॉन गिवन, फाइंड हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ही करना है, और गिवन तो इसका सेल्स का इंडेक्स नंबर गिवन है क्वेश्चन में 140, तो अब ऐसे याद रखो हमेशा फाइंड अपॉन गिवन, फाइंड वाला हमेशा ऊपर आएगा, गिवन वाला नीचे आएगा। तो 4,20,000 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड 140, तो ये आएगा 4,50,000। आगे फिर आपको दिया हुआ है परचेज, परचेज से हमारा पैसा जाएगा तो ये पेमेंट्स में आएगा 3,10,000 125, 3,10,000 125, 3,10,000 और 125, ये परचेज, परचेज जो है
ये पेमेंट्स में आएगा। मैं यहाँ पे पेमेंट्स में 1 नंबर करके लिखूंगा। परचेज, परचेज मतलब हमने गुड्स परचेज की 3,10,000 के, इंडेक्स नंबर है 125, तो ऊपर आएगा 150, नीचे आएगा 125, तो 3,10,000 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 125, तो ये 3,72,000 हो जाएगा। आगे बढ़े और देखें क्या दिया हुआ है पेमेंट के बाद। परचेज के बाद, परचेज के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी 2,10,000 140। परचेज ऑफ मशीनरी बेटा चाहे हमने गुड्स खरीदे हो चाहे हमने मशीनरी खरीदा हो, पैसा तो जाएगा ही। परचेज ऑफ गुड्स में भी पैसा पेमेंट साइड पे आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी में भी पैसा पेमेंट साइड पे आएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो पैसा पेमेंट साइड पे आएगा। मशीन खरीदी तो पैसा जाएगा 2,10,000 140, 2,10,000 और 140। यहाँ पे परचेज ऑफ मशीन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। 2,10,000 और 140, तो ऊपर आएगा 150, नीचे 140, तो 2,10,000 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 140, 210 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाय 140, ये आएगा 2,25,000। और आगे क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है, और एक लास्ट एंट्री दी हुई है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस से भी हमारा कैश जाएगा 1,40,000 140, 1,40,000 140, एक्सपेंसेस से भी हमारा पैसा जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,40,000 और यहाँ पे 140, और यहाँ पे नंबर 3 एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस हमने पे किए होंगे 1,40,000 140, तो ऊपर हमेशा क्लोथिंग वाला इंडेक्स नंबर आएगा 150, और नीचे जो क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर दिया है वो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 140, ठीक है। अब हम इसको टैली बैलेंस करेंगे, देखें कितना डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल बैलेंस कितना आ रहा है और करंट परचेजिंग पावर के हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा है। फिर मैं थोड़ी बहुत थियरी समझाऊंगा कि ये हुआ क्या। देखो अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस में एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस में ये 80,000 प्लस होगा, ये 2 लाख भी प्लस होगा, ये 4,20,000 भी प्लस होगा, ये 3,10,000 माइनस होगा, ये 2,10,000 भी माइनस होगा, और ये 1,40,000 भी माइनस होगा। मतलब मैंने क्या किया, 80,000 में 80 प्लस 2 लाख 280, 280 और 420 ये हुआ 7 लाख। 7 लाख रुपीज रिसिप्ट साइड का टोटल हुआ, 7 लाख रुपीज रिसिप्ट का टोटल हुआ 7 लाख। पेमेंट में है हमारा 310 210 और 140, तो 310 और 210 520, 520 और 140, 520 और 140, तो पेमेंट हुआ 660, 6,60,000। तो रिसिप्ट साइड पे हुआ 7 लाख, पेमेंट साइड पे हुआ 6,60,000, तो 7 लाख माइनस 6,60,000, तो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा 40,000। ये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस 40,000 एक्चुअल वाला आ गया, इसमें इंडेक्स नंबर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एडजस्टेड वैल्यू वाला क्लोजिंग बैलेंस, इसमें ये 1,20,000 प्लस होगा, ये 2,50,000 भी प्लस होगा, ये 4,50,000 भी प्लस होगा, माइनस 3,72,000, माइनस 2,25,000, माइनस 1,50,000, तो हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है 73,000। मतलब एक्चुअल कैश हमारे पास है 40,000, बट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन हमारे पास कैश होना चाहिए था 73,000, तो 33,000 का डिफरेंस है, तो 33,000 का जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस हुआ। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन हमारा 73,000 लॉस हुआ। तो एक्चुअल क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा 40,000 है। एसेट्स में लॉस होता है, एसेट्स में नॉर्मली क्या होता है, लॉस। और क्लोजिंग कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू करंट परचेजिंग पावर, अकॉर्डिंग टू करंट परचेजिंग पावर, इसको शुड बी बोलते हैं, शुड बी, इतना क्लोजिंग कैश बैलेंस होना चाहिए था। तो एक्चुअल कैश बैलेंस है 40,000 और होना चाहिए था 73,000, सो हमारा 33,000 का यहाँ पे लॉस हुआ, 33,000 रुपीज का हमारा यहाँ पे लॉस हुआ। कैश जितना होना चाहिए था 73,000 उतना है नहीं, तो हमारा 73,000 रुपीज का यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू
इन्फ्लेशन यहाँ पर, यहाँ डिक्रीज इन परचेजिंग पावर 33,000 रुपीज का हमारा लॉस हुआ। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 5 का, यहां से आंसर। इतना लिखो सब लोग, लिखते रहो बेटा, लिखते रहो।